अच्छा, तेरा फर्जी नेटवर्क क्यों है? चलो, टाइम डालो। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। आज का टॉपिक बहुत सरल है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, 100 सवाल तक मेहनत करनी है लगभग। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस करी हो ELP 1 2 मॉड्यूल क्लास नोट्स, तो हम लगभग सब मिला के 45-50 सवाल कर चुके हैं। अब आपको 50 और करने हैं अगले 3-4 दिन में। एक बार आपने 100 का बैरियर क्रॉस कर लिया ना, तो आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो अभी हमें 3-4 दिन और ज्यादा मेहनत करनी है। रोज ऑप्टिक्स पढ़नी है, रोज क्वेश्चन करने हैं। एक बार चैप्टर ग्रिप में आ जाता है ना बच्चे, तो फिर अपन को फिर उससे डर नहीं लगता है। तो किसी भी चैप्टर में ऐसा, ऑप्टिक्स में नहीं, हर चैप्टर में ऐसा होता है। एक बार हमें दम लगा के 100 सवाल कर लेने चाहिए। एक बार आपने 100 सवाल कर लिए, 2 से 3 बार उसको रिवाइज रिवाइज कर लिया, उसके बाद तो चैप्टर फिर यूं समझ में आने लग जाता है। ठीक है, तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, ग्लास स्लैब बनाएंगे। ये ग्लास स्लैब है, माना इसकी थिकनेस है T, ऊपर है एयर, ये ग्लास, नीचे भी एयर। 10th क्लास का टॉपिक है वैसे तो ये। और यहां से लाइट आ रही है आई एंगल। आराम से बना लीजिए। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, 15-20 मिनट, ताकि एक बार नींद खुल जाए और फिर अपन को आगे से आगे तेज पढ़ेंगे, है ना। पहले क्लास वाले टीचर की जिम्मेदारी होती है कि नींद भी हमें खोलनी है। तो आइए एक बार सब थोड़ा थोड़ा सा चिल्लाएंगे, बोलेंगे, तभी नींद खुलेगी। एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है? T। थिकनेस कितनी? T। ऊपर है एयर, नीचे भी, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। लाइट आ रही है कितने एंगल पर? आई। अब बता, सीधी जाएगी या बेंड होगी? अपन को पूरा सेंटेंस आना चाहिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पास से बेंड हो जाती है, डेविएट हो जाती है। अब बोर्ड पे देखना, ये बेंड हो गई इधर। माना ये एंगल कितना है? R। सही है। अब बताओ, क्या फिर से मीडियम चेंज होगा? क्योंकि अभी गई एयर से ग्लास, अब वापस कहां जाएगी? ग्लास से एयर। फिर आपने नॉर्मल खींचा। बहुत ध्यान से देखना, ये आर है तो ये भी आर होगा। इस आर से ये आर का कारण है ऑल्टरनेट एंगल। यहां तो रिफ्रैक्शन हुआ है, ये तो स्नेल लॉ है। जबकि इस आर से ये आर क्यों आया? अल्टरनेट एंगल। बोलो। अब इसके बाद ये वापस बाहर जाएगी। माना दिस इज ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या सारे एंगल दिखाई दे रहे हैं? I is the angle of incidence, R is the angle of refraction, E is the angle of emergence. अब एक बात सुनो, एक बात समझो, ये दोनों सरफेस आपस में पैरेलल हैं। अगर दो सरफेस पैरेलल में होती हैं तो हम कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ऊपर और सबसे नीचे। सबसे ऊपर बोलना 1 sin I। सबसे नीचे आ जा, 1 sin E। 1 से 1 कटा, sin I बराबर साइन। साइन से साइन कैंसिल, I बराबर E। क्या लिखा है? ओ हो। 2 बार हो बोलना है, 3 बार नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ, मतलब अगर लाइट यहां 30 डिग्री पे आएगी मेरे बच्चे, तो यहां भी 30 पर ही। इसका मतलब ग्लास स्लैब कभी भी लाइट को बेंड
नहीं करता। देखो बेंड कहां की, कितने पे आई, 30 पर, अंदर मुड़ी, फिर वापस कहां मुड़ गई, बाहर, निकली भी कितने पर, 30 पर। तो ये छोटा सवाल, ग्लास स्लैब में नेट डेविएशन कितना होता है, 0, नेट डेविएशन 0। अभी मजे की बात और है, सभी लोग प्लीज बोर्ड पे देखना, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये लाइट बिल्कुल सीधी जाती, ये और ये पैरेलल होंगी एग्जैक्ट। क्यों पैरेलल होंगी, क्योंकि ये भी 30 पर है और ये भी, तो दोनों पैरेलल हैं। अब ये अपने पाथ से जितनी शिफ्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। यहां से हमने क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर, और ये जो पर्पल दूरी है इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या मतलब है, जैसे मैं आपको बताता हूं चलकर, मैं लाइट रे हूं, ठीक है, अब मैं बिल्कुल सीधा जा रहा था अभी, अब क्या हुआ, एक कदम इधर, क्या मैं मुड़ गया, क्या, मुड़ना अलग होता है, जैसे मैं जा रहा हूं और मैं ऐसे मुड़ गया, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। बेंड नहीं हुआ है, कैसा हुआ है, शिफ्ट हुआ है। ये देखिए, मैं अपने शब्दों को धीरे धीरे बोलता हूं, अपने दिमाग में बैठाइएगा। अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट बिल्कुल सीधी जाती, बोलो हाँ है क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब ने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। क्या कहलाता है, लेटरल शिफ्ट। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसे मैंने डेल्टा वाई से बोला, ये होता है टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। इसका अपने डेरिवेशन भी सिलेबस में, तो अगली स्लाइड में मैं डिराइव करके दिखाऊंगा 12th बोर्ड के लिए। जब हम ड्रॉपर बैच पढ़ाते हैं तो हम सीधा फॉर्मूला याद रखते हैं, टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर। टी कौन है बताओ, थिकनेस, ये वाली जो दूरी है डेल्टा वाई, दिस इज कॉल्ड लेटरल लेटरल शिफ्ट बोलो या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, चलो लिखो, एक बार और समझाता हूं धीरे धीरे, फिर इसको पूरा मैथमेटिकल डिराइव करेंगे, जो कि 12th बोर्ड के लिए काम का है। नीट के लिए, ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए हमें सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार और समझाऊंगा, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, अच्छे से फिर समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं घर जाके, सभी से रिक्वेस्ट है, 30-40 मिनट जरूर ऑप्टिक्स की कॉपी खोलें, पढ़ेंगे ना तो समझ में भी आएगा। रोज पढ़ें, थोड़ा थोड़ा अटकना, गिरना, गलत होना सवाल, ये सब स्वाभाविक है, इसमें मत परेशान हुआ करो। ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, सीखने की प्रक्रिया है ये, इसलिए घबराना नहीं होता है। जो डटा रहेगा, प्रयास करता रहेगा, लड़ता रहेगा, वो आगे निकलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं होती, नहीं आ रहा नहीं आता, होता है, पर ये, उसको आप कठिन मत बोलो। अगर आपने दिमाग में मैसेज भेज दिया, अरे यार ये तो चैप्टर कठिन है, रोटेशनल तो कठिन है, तो फिर कठिन लगेगा। आपको मैसेज क्या भेजना चाहिए, ये चैप्टर नया है, थोड़ा अटपटा है, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मैसेज मैसेज में रात दिन का अंतर है। आप अपने दिमाग को क्या मैसेज भेजते हो वो बहुत मायने रखता है। पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और रेगुलर पढ़ते रहें, बस डिसिप्लिन के साथ। चलिए, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। एक बार चिल्लाएंगे, टी कौन है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, आई कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नीट परीक्षा के लिए हमें सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अगली स्लाइड में मैं इसको डिराइव करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड परीक्षा में कैसे इसको डिराइव करना है। ठीक है, चलो इसी में कर देता हूं, जगह है तो।
सभी लोग बोर्ड पे देखते जाना अब अच्छे से। इसको मैंने माना ए, इसको माना बी, इसको माना एम, ए बी एम, और ये वाला ट्राइंगल मैं बाहर निकाल रहा हूं। अब डेरिवेशन देख रहे हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ये ए, ये बी और ये एम। ठीक है, सभी लोग बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ दो एक बार, मस्त आराम से देखो। ये कितना आर, ये आर दिख रहा है, ये टी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे अच्छे से, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। देखो, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? हाँ बोलो हाँ। क्या तुम्हें ये ग्रीन वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? यही वाला ट्रायंगल मैंने निकालकर बाहर बना दिया है, ठीक है। अब सुनना, अब मैं 9th क्लास पढ़ा रहा हूं, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। 9th क्लास क्या होता है? 9th क्लास में तीन बातें होती हैं, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेनियस। अब कई बच्चों को हमें यही नहीं पता होता कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो मैं सिखा रहा हूं, अच्छे से देखना। ये है कितना एंगल? 90। जिस साइड पर दो एंगल बनते हैं वो साइड बेस कहलाती है। ये वाली साइड देखो, इस पे कौन से एंगल हैं? एक है 90 और एक है आर। तो बताओ ये क्या है? बेस। 90 के सामने वाली कहलाती है हाइपोटेनियस और बची हुई परपेंडिकुलर। आओ एक बार डेफिनेशन और सिखाता हूं, सभी मेरा साथ दीजिएगा। जिस साइड पे दो एंगल बनते हैं वो क्या कहलाती है? बेस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, बचा हुआ परपेंडिकुलर। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसमें मुझे एम निकालना है। क्या निकालना है? एम। एम बोलो तो क्या है? हाइपो। और मुझे किसकी जानकारी है? बेस। अब सोचो, बेस और हाइपो को कौन जोड़ता है? कॉस। याद करो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस चिल्लाओ, बेस चिल्लाओ टी, हाइपो चिल्लाओ एम। तो यहां से एम की वैल्यू आ गई टी बाय कॉस आर। बोलो क्या समझ में आया? पर ये तो क्या आया है? एम। मुझे चाहिए तो क्या था? डेल्टा वाई। अब एक ट्राइंगल और लेना पड़ेगा। तो आपको घर पर भी ऐसे समझना पड़ेगा कि यार बोर्ड परीक्षा में कैसे डेरिवेशन याद करें, कि इस ट्राइंगल से पहले क्या निकाला? एम। अब एक ट्राइंगल और लूंगा और उस ट्राइंगल से वापस क्या निकाल लूंगा? एमपी। और मेरा आंसर क्या है? एमपी। मेरा आंसर क्या है? एमपी। ये सीखना पड़ेगा, तभी तो हम बोर्ड में डेरिवेशन कर पाएंगे। बोर्ड में तो लिखने के नंबर होते हैं, पूरा हमें एकदम अच्छे से डिराइव करना पड़ेगा। तो हमें क्या समझ में आया? इस वाले ट्रायंगल से आपने क्या निकाल लिया? एम। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल और लूंगा और वहां से क्या निकाल के लाऊंगा? एमपी। और एमपी ही मेरा आंसर है। नोट करिए, वापिस समझाता हूं धीरे धीरे, अच्छे से नोट कर लीजिए। ऊपर लिख लीजिएगा, डेरिवेशन ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स। जो डेरिवेशन एनसीईआरटी में है वो तो हमें सारे करने ही पड़ेंगे, और जो फॉर्मूले हैं सीधे, वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब जिन्होंने लिख लिया हो वो अगला डायग्राम सोच के बताएं। मुझे ये बनाना है ए एम पी, ए एम पी, और उसमें सोचें खुद कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा हाइपोटेनियस। गलत होगा होगा,
बेस हाइपो सोचना है। घर जाके वापस करो, यही तो पढ़ना होता है। और क्या होता है, कोई कॉपी के पन्ने थोड़ा पलटने पड़ते हैं। यही चीज रफ कॉपी में लिखी अच्छे मन से, वापस समझी, 2 बार लिखी, सवाल किए, ये पढ़ाई करना होता है। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे और मुझे बताएंगे। देखें, ये वाला, ये लाइट रे वही है, देखो आप सीधी, ये नॉर्मल वही है, तो ये आई है, तो ये पूरा आई होगा, तो ये बचा हुआ होगा आई माइनस आर। सर मेरे ऊपर से गया आशीष सर, आजा एक बार और देख ले। चलो देखो, मैं थोड़ी डायग्राम की ऐसी तैसी कर रहा हूं, आप मत करना। ये लाइन वही, ये लाइन वही, ये आई, तो ये पूरा आई, वर्टिकल अपोजिट। सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं कह सकते सर मुझे नहीं आता। नहीं आता तभी तो सिखा रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन पर्पल वाली दिखाई दे रही है, ये आई है, तो ये पूरा आई, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस आई में से ये आर खर्च हो गया, तो बचा कितना, आई माइनस आर। यस और नो? बस ये आई माइनस आर आ गया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। अब जल्दी से वही डेफिनेशन बताना, जिस साइड पे 2 एंगल बनते हैं वो बेस, इस पे ये 90 बन रहा है और ये आई माइनस आर, तो ये कौन हो गया, बेस। 90 के सामने वाला हाइपो, बचा हुआ परपेंडिकुलर। अब दिमाग लगा के बताना, थोड़ा दिमाग है। मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है और मुझे हाइपो एम की जानकारी है, ये देखो एम, तो परपेंडिकुलर और हाइपो को कौन जोड़ता है, साइन। क्या होता है, बच्चा ये भी याद कर लेता है कि यार क्या लगाना है, सर कभी कॉस लगाते हैं कभी साइन लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमने कैसे समझा हुआ है वो देखो, कैसे समझा हुआ है। मुझे क्या फाइन करना है, एमपी। मुझे किसकी जानकारी है, एएम, तो एएम कौन है, हाइपो। मुझे फाइन करना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपो को कौन जोड़ता है, साइन। ऐसे दिमाग लगा के समझा जाता है कि साइन ही क्यों लगाए, अपने पास तो बहुत सारे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो गुप्ता सर के साइन ही क्यों जच गई। तो तुझे पता होना चाहिए कि सर देखो अपन को परपेंडिकुलर फाइंड करना है, अपन को हाइपो की जानकारी है, परपेंडिकुलर हाइपो को कौन जोड़ता है, खत्म। अब चिल्लाओ, हाइपो कितना, हाइपो कितना, ए एम, परपेंडिकुलर डेल्टा वाई, साइन आई माइनस आर, तो डेल्टा वाई कितना हो गया, ए एम को यहां भेज दो, ए एम इंटू साइन आई माइनस आर, ए एम की वैल्यू डाल दो, कहाँ ए एम, टी बाय कॉस साइन आई माइनस, देखो वही आंसर आ गया। कर लीजिए अच्छे से, 2 बार घर पे करते ही तैयार, कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कक्षा 9 और कक्षा 10 ही लगाई है, साइन कॉस टेन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
और मैंने आपको ये भी समझाने का प्रयास किया कि मैंने साइन ही क्यों लगाया, तो वो भी आपको आना चाहिए कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना था, हमें हाइपोटेनियस की जानकारी थी, परपेंडिकुलर हाइपो को कौन जोड़ता है, साइन। आगे बढ़े। नौ लेक्चर जब हो जाएंगे तो 10वें लेक्चर में मैंने आपको कहा है कि सारे 8-9 लेक्चर के शॉर्ट नोट बनाना आपको सिखाऊंगा, है ना। जब 8-9 लेक्चर हो जाएंगे फिर उस दिन पूरा 1.5 घंटा क्या करेंगे, रिवाइज। आपको पहले से बताऊंगा कि कल हम रिवाइज करने वाले हैं, आप 8 के 8 लेक्चर पढ़ के आओ, आप उनको पढ़ के आना, फिर मैं उनको पूरा अच्छे से आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, 32 लेक्चर लगते हैं, 32 ऑफिशियल हैं, तो अपन को 32 लेक्चर तक 8-8 लेक्चर के बाद एक एक स्टॉप पॉइंट लगाना पड़ेगा कि देख ये 8 तेरे तैयार हो गए, इनको 2-3 बार रिवाइज कर ले, फिर अब आगे 8 के तैयार करेंगे, फिर उसके शॉर्ट नोट बनाएंगे। धीरे धीरे चीजें को अपन को ग्रैप करना पड़ेगा। चले आगे बढ़ूं। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। आइए एक बार वापस से देखते हैं। लाइट आई, कितने एंगल पे आई, 30 डिग्री पर, निकली भी कितने पर, 30 पर। ये बहुत अच्छी बात है, ग्लास स्लैब कभी भी कोई डेविएशन पैदा, जितने एंगल पे आओगे उतने ही एंगल पे जाओगे, 30 डिग्री पे आए तो 30 डिग्री पर ही जाओगे। ग्लास स्लैब के द्वारा पैदा किया गया नेट डेविएशन 0। फिर अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो मैं ऐसे शब्द बोलने आने चाहिए, किसी को समझा रहे हो हॉस्टल में तो उसको पता, समझाने का अंदाज आपको आना चाहिए कि स्लैब नहीं होती तो ये लाइट कैसी जाती, सीधी, अपने पास से ये डेविएट हो गई, तो जितना ये वाली दूरी है परपेंडिकुलर दूरी, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। बोलो क्लियर है। चलिए आगे लिखिए अगला पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय ग्लास स्लैब। यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ये काम का भी है। इमेज फॉर्मेशन बाय ग्लास स्लैब। अब सब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखना, 2-3 बार समझाने का प्रयास करूंगा। ये मेरे पास ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस है टी, ये म्यू है, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, यहां रखा मैंने ऑब्जेक्ट और यहां मैं बैठा हूं ऑब्जर्वर, देखने वाला। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगले 1 घंटे यही चलेगा, इस पर न्यूमेरिकल चलेंगे कल भी। आंखों का धोखा वही चल रहा है पिछले 4 दिन से जो चल रहा था, हमें ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती है। अब आज ऐसा क्यों होगा वो देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, 1 2, इनका नाम बताइए क्या है, इंसिडेंट रे। किस पे इंसिडेंट हुई, स्लैब पर। क्या सीधी निकल जाएंगी ना, एयर से कहां जा रही हैं, मीडियम में, कहां मुड़ेंगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये मुड़ गई। अब फिर बताइए अब कहां जाएंगी ये, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा सा और इसको बेंड कर लें, ये 2 निकलेंगी, ऐसे हजारों लाखों निकलती होंगी, हजारों। ईमानदारी से बताइए आंख के अंदर जाने वाली रेस का कलर क्या है, येलो, ग्रीन या पर्पल। आंख के अंदर, यहां मैंने इतनी छोटी बनाई है, ये रेस तो बहुत सारी हैं, तो आंख में कौन सी जाएगी, पर्पल। ये बात आप दिमाग में बैठाइए धीरे धीरे समय के साथ।
इमेज फॉर्मेशन की जिम्मेदारी ना आपकी है ना मेरी है। किसकी जिम्मेदारी है? रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये चैप्टर का बेस है। आप ये बात दिमाग में बैठा लो। जो आंख में रेज जा रही हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या कहलाता है? इमेज। इन पर्पल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, क्या आगे है क्या? कहां है? पीछे। ये देखिए साहब, यहां क्या दिखाई देगी? इमेज। इस बात को समझो। रखा कहां था? ओ पे। दिख कहां रहा है? आई। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। यही तो पढ़ रहे हो। कॉइन नहीं दिखता, कॉइन की इमेज दिखती है। चिड़िया को मछली नहीं दिखती, मछली की इमेज दिखती है। उस आंख को ओ नहीं दिख रहा, ओ की इमेज दिख रही है। यहां हमें एक बच्चे अच्छा सवाल पूछते हैं, सर आप हमेशा कहते हो ना मीडियम का चेंज होता है तब ऐसा होता है। यहां तो ऑब्जेक्ट भी एयर में है और आंख भी, तो फिर क्यों हो रहा है? तो कारण क्या है? आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ गई? स्लैब। और स्लैब की वजह से रेस क्या हो गई? रिफ्रैक्ट। आप समझ रहे हैं? एक नई बात, जैसे मुझे किसी को देखना है या पानी की बोतल देखनी है, तो अभी मैं पानी की बोतल देख रहा हूं तो मुझे पानी की बोतल वहीं दिखाई दे रही है। पर अगर पानी की बोतल और मेरी आंखों के बीच में हम क्या डाल दें? एक स्लैब या एक पानी की लेयर डाल दें, तो फिर अब मुझे बोतल नहीं, बोतल की इमेज दिखेगी। क्यों? क्योंकि क्या हो चुका है? रिफ्रैक्शन। दिमाग में बैठाइए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। 5-7 मिनट और चित्र को देखिए, समझने का प्रयास करिए कि हमने कोई कॉइन ओ पे रख दिया, हमने कोई पानी की बोतल ओ पे रख दी। अब हम यहां से देख रहे हैं पानी की बोतल और आंख के बीच में क्या है? ग्लास स्लैब है। हमें अब पानी की बोतल नहीं दिखेगी, उसकी क्या दिखेगी? इमेज दिखेगी। कारण बोलिए? क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और कारण बोलिए? इमेज बनाने की जिम्मेदारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज है। और इलेबोरेट करिए, आंख के अंदर जाने वाली रेस का कलर पर्पल। पर्पल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? आई। इतना इलेबोरेट करोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा? अब मुझे दिखना था ओ पर दिखा कहां? आई पर। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। इसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वैसा ही जो आपने याद किया था, T1 - 1/μ। याद आ रहा है? यहां डी ना लेकर क्या लिखते हैं? टी। व्हाट इज टी? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। और मजे की बात, मैं आपको जैसे कहूं, आप टेबल पे बैठे हुए हो, आपकी सबकी आंखें बंद है, मैं आपके पास आया, बेटा थोड़ा खिसक। अब खिसक, तो अब आप क्या सोचोगे? यार मैं किधर खिसकूं? इधर भी खिसक सकती हूँ और इधर भी खिसक सकती हूँ। सोचो ना, आप बेंच पे बैठे हुए हो, ठीक है, आंखें बंद है। अगर आप मुझे देख लोगे तो आपको समझ ही आ जाएगा सर इधर खड़े हैं, तो मैं इधर ही खिसकूंगी ताकि सर को क्या दे सकूं? जगह दे सकूं। अब आपकी आंखें बंद है, अब आप, मैं कह रहा हूं बेटा खिसक, तो आप ये तो सोचोगे यार कहां खिसकूं? इधर खिसकूं या इधर खिसकूं? तो शिफ्ट कहां होता है? आंसर है शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कम ऑन, सोमवार का दिन है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ रहा है। शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए लाइट कहां जा रही है? आगे। तीर का निशान देखिए, लाइट कहां जा रही है? आगे। तीर का निशान देखिए, लाइट कहां जा रही है? तो देखिए जो शिफ्ट हुआ है, जो शिफ्ट हुआ है ये भी कहां हुआ है? आगे। शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट आगे जा रही है तो शिफ्ट भी आगे। कल को लाइट इधर से आएगी तो शिफ्ट हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं यहां खड़ा हूं और लाइट जा रही है पोडियम की तरफ, तो बताओ मैं आपको कहां दिखूंगा? पोडियम की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखूंगा। लाइट मान लो दरवाजे की तरफ जा रही है तो मैं कहां दिखूंगा? दरवाजे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यस और नो? चित्र बनाइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ना ना ना, बात नहीं करनी है भाई। इसे नॉर्मल शिफ्ट क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि जो आंख है वो नॉर्मल के अलोंग देख रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल शिफ्ट। हाँ जी। कलर तो आपको दिखाई दे इसलिए चेंज किया है, बाकी तो लाइट का कलर कभी चेंज होता ही नहीं है। ये तो आपको समझ में आए कि एक प्रोसेस हो गया दूसरा प्रोसेस हो गया। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होती, तो कलर कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ कलर चेंज सिर्फ इसलिए दिखाया गया है ताकि आप उन रे को समझ सको कि यहाँ पर एक इवेंट हो गया, यहाँ पर एक इवेंट हो गया। बाकी तो पुरानी बात अभी भी सच है जो आशीष सर ने सिखाई थी, रिफ्रैक्शन के दौरान कभी भी कलर बदलता नहीं है। एक चित्र और बना के दिखाता हूं आपको ताकि आपको फील आए। थोड़ा जल्दी लिख भाई। कल वापस सिखाऊंगा क्योंकि नई बात है, एक बात में समझ में नहीं आती है। आज आप थोड़ा घर जाके पढ़ेंगे, दो तीन सवाल देखेंगे, कल मैं इसको फिर रिव्यू करूंगा, और जब आप दो दिन सीखेंगे तब जाके आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और फिर तीन चार दिन बाद ऑनलाइन क्लास लूंगा तो वापस इसी चीज को फिर से पढ़ाऊंगा। सर ऑनलाइन वापस क्यों पढ़ा रहे हो? सिर्फ इसलिए ताकि हमारा चैप्टर से क्या हट जाए? डर हट जाए। सब मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है तो फिर मैं मम्मी पापा से जिद करूं क्या? नहीं, जिद नहीं करना। पढ़ाना तो साहब में यही है। वहां तो सिर्फ हम क्या करा रहे हैं? रिवीजन बार बार कि यार तू समझ, तेरा डर हटे। चार दिन बाद फिर इसको रात को पढ़ा दूंगा आपको 9 बजे, कि चल भाई आधे घंटे देख ले फटाफट, सुन ले एक बार और। क्या आगे बढ़े क्या? ऑब्जेक्ट और इमेज इन दो की परिभाषा बार बार सुन लो। ऑब्जेक्ट कौन डिफाइन करता है? इंसिडेंट रे। और इमेज कौन डिफाइन करता है? रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही सच है, बाकी सब फर्जीवाड़ा है। यही सच है। इंसिडेंट रे, अब देख मुझे तुझे ओ और आई पहचानना है। देखना इंसिडेंट रे का कलर बता। अब खुद देख, खुद देख, फील कर। येलो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो, ऑब्जेक्ट। सबसे बेस्ट डेफिनेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं। रिफ्रैक्टेड रे, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे का कलर पर्पल। पर्पल आगे नहीं कट रही, कहां कटेंगी? पीछे, ये देख। सबसे बेस्ट डेफिनेशन, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज। आंख को क्या दिखाई देगी? ऑब्जेक्ट या इमेज? इमेज। शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। एक चित्र और बना रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखना, परेशान मत होना। एक और सिर्फ आप लोगों के लिए। पेन पेंसिल छोड़िए और एकदम आराम से फील करिए सब्जेक्ट को। कि ग्लास स्लैब है, सभी लोग बोर्ड पे देखो। ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है, थोड़ा सा यूं नींद खोलो। ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, आजू बाजू एयर। बोल हाँ है क्या?
अब मेरी लाइट रे आ रही है ऐसी, ये कौन है? इंसिडेंट रेस। क्या दिखाई दे रही हैं? जरा ध्यान से देख, इंसिडेंट रे दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बता कहां है। ऑब्जेक्ट, सर जहां से लाइट आ रही होगी वहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। ये 10वीं क्लास की डेफिनेशन है जो बिल्कुल बेकार है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता ही नहीं है जहां से लाइट आ रही है। ऑब्जेक्ट की एक ही डेफिनेशन है, इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जिस दिन आपके समझ में आ गई ऑप्टिक्स, उस दिन से आसान हो जाएगी। हम 10वीं में टीचर हमारे ऐसे बोल देते हैं स्कूल लेवल पे, और लाइट कहां से निकल रही है? ऑब्जेक्ट से। ऐसा नहीं है, एक ही परिभाषा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का कलर, इंसिडेंट रे का कलर येलो का क्या ढूंढना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या इधर होगा? कहां होगा? आगे। एंड दिस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, मजे की बात, आशीष सर आपने डॉट क्यों किया? कारण ग्लास लैब इनको सीधा जाने देगा ही नहीं। इसका मतलब ये रेस कभी कटेंगी ही। और अगर ये बिल्कुल सीधी है, आपको थोड़ी सी मेरी ये बैंड दिख रही है, ध्यान रखना, बिल्कुल सीधी है ना? अब देखो, अब सही है क्या? ठीक है। लाइट रे इनको कभी मिलने ही नहीं देंगी। दैट्स वाई दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर दिमाग में आपके आती क्या आती है बीमारी? वर्चुअल को मैं देख पाऊंगी क्या? हाँ ना? अरे कुछ ऐसा है ही नहीं। सिर्फ डेफिनेशन याद रखिए, इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट कहलाता है। इंसिडेंट रे का कलर येलो, येलो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे का कलर येलो, येलो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों में अंतर है। ये येलो डाइवर्जिंग है, जबकि ये येलो कन्वर्जिंग है। इसलिए ऑब्जेक्ट का नेचर अलग लगता है, एक जगह रियल ऑब्जेक्ट था और एक जगह। इतनी क्लियर डेफिनेशन है, तुम रोज सुनोगे तो तुम्हें क्लियर होता जाएगा। तुम तो आज केवल एक बात याद रखो, ऑब्जेक्ट ना आशीष सर बताएंगे ना मैं बताऊंगी। कौन बताएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट्स इट। अब देखना फिनोमिना होगा, क्या लाइट सीधी जाएगी या बेंड होगी? ये देख, रेडर से डेंसर जा रही है, कहां जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। ये टूवर्ड्स नॉर्मल गई। ये देख, रेडर से डेंसर जा रही है, कहां जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। मजे आने वाले हैं, देखते जाना। कलर चेंज कर दिया, पर्पल। अब देखना, ये नॉर्मल खींचा, डेंसर से रेडर जाएगी तो कहां जाएगी? अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे। तो ये तो हुई सीधी, अवे जाएगी। देखना कैसे हुआ, थोड़ा सा बड़ा करके बताओ ना सर। देख, चल आजा, बड़ा करके देख, मुझे क्या दिक्कत है। ये देख, ये यहां आई। अब ये तो हुई सीधी ओरिजिनल पाथ। अब बता कहां जाना है? टूवर्ड्स या वे? क्यों वे? क्यों? डेंसर से रेयर। तो बाहर मोड़ू या अंदर मोड़ू? ये देखो, टूवर्ड्स या अवे? अवे। तो मैंने इसको कहां मोड़ा? अवे। ये नॉर्मल खींचा, ये ब्लू, मोड़ा अवे। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? वापस अंडू कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। चलो, हाँ जी, यहां तक समझ में आ रहा है? बिंदास। ये देखो, ये कौन आई? इंसिडेंट रे, रेडर से डेंसर। देखो कहां मुड़ी? टूवर्ड्स। यहां तक ठीक है? रेडर से डेंसर कहां मुड़ी? टूवर्ड्स। अब मैंने ये क्या खींचा? नॉर्मल। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, तो बताओ कहां मोड़ू? टूवर्ड्स या अवे? अवे। टूवर्ड्स या अवे? अवे। ये देखो, मैंने लाल पेन से इसको अवे कर दिया। क्या आप सही है क्या? देख लो। इसी तरह से इसको भी क्या कर दूं? अवे। जहां मिलेगी, बताओ वही क्या कहलाएगी? इमेज। फिर देखो, शिफ्ट कहां हुआ है? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैं ये समझाना चाहता हूं, चित्र बनाने के लिए थोड़ी ना आएगा पेपर में। शिफ्ट कहां हुआ है? देख, लाइट कहां जा रही थी? आगे, आगे, आगे। शिफ्ट भी कहां हुआ है? जो ओ पे था वो कहां दिखेगा?
दिस इज व्हाट, नॉर्मल शेप, जिसका फॉर्मूला टी 1 - 1 इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बना लीजिए, थोड़ा जल्दी बनाइएगा, टेढ़ा मेढ़ा बन जाए कोई टेंशन नहीं, सुंदरता से घर पे बना लीजिएगा। अभी आइडिया ले लें, सुंदरता से घर पे बना लीजिएगा, अभी आइडिया ले लें। कॉन्सेप्ट इज, जो मैं आपको समझाना चाहता था, शिफ्ट हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। आप घर पे बनाएं अच्छा सा स्किल से, बढ़िया बन जाएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही लगाना है, रेरर से डेंसर टूवर्ड्स, डेंसर से रेरर अवे, अपने आप डायग्राम बनेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़े लॉ नहीं लगाने हैं, बस बातों को समझना है। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना लीजिए। शिफ्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला नहीं है क्या? कॉइन वाला शिफ्ट याद था तुम्हें? क्या था बता? डी 1 - 1/म्यू, बस डी की जगह क्या आ गया? टी। टी क्या है? थिकनेस। बार बार बोलिए, टी क्या है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अब 2-3 क्वेश्चन करके बताता हूं आपको, जिससे आपको फील आए। ना ना, वर्चुअल कहने का ये मतलब नहीं है। वर्चुअल डिफाइंड होता है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जेंट है देन द ऑब्जेक्ट इज रियल, और अगर इंसिडेंट रे कैसी हैं, कन्वर्जेंट, देन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ग्लास स्लैब इनको मिलने देगा नहीं देगा, आगे जाएंगी नहीं जाएंगी, ये सब बेकार की बातें हैं। द ऑथेंटिक डेफिनेशन इज, इंसिडेंट रे का शेप कैसा है। इफ इंसिडेंट रे आर डाइवर्जिंग, if incident ray are diverging then the object is real। ये देखो, देखो आप पीले रंग की देखिए कैसी है इंसिडेंट रे, कैसी है? डाइवर्जिंग। जो पहला डायग्राम था, इसलिए ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। यहां देखिए येलो कलर की रेस कैसी हैं? कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? कन्वर्जेंट। इफ इंसिडेंट रे आर कन्वर्जेंट देन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। हाँ, उल्टा चलता है, ये डेफिनेशन है। अपन इसको जबरदस्ती अपन ऐसा बोलते हैं, सर वर्चुअल है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दिखेगा नहीं दिखेगा, फील आएगा नहीं आएगा, ये सब 10वीं क्लास की डेफिनेशन है। ऑथेंटिक डेफिनेशन इज, टाइप ऑफ इंसिडेंट बीम बताएगी कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल। आगे बढ़े क्या? चलो एक सवाल करके देखें, जल्दी से बराबर आए। फाइंड द फाइंड द
टोटल शिफ्ट produced by the given configuration दूसरा पार्ट लिखिए, also find the effective mu बहुत अच्छा सवाल है, काफी बार पेपर में आता है और आसान है। मैं रुकूंगा यहाँ पर, आपको समझाऊंगा पहले और फील करेंगे ना तभी आएगा। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। पहले सवाल को इलेबोरेट करो खुद, क्या है, मैं कितना बोल सकती हूँ सवाल के बारे में, तब वो डर हटेगा, नहीं तो डर बैठा रहेगा। जैसे अपन को देखते दिखना चाहिए, अच्छा यहाँ 3 स्लैब हैं, तीनों स्लैब की थिकनेस दे रखी है, तीनों स्लैब का क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। हमें क्या पूछा है, देखो प्रश्न पढ़ो, कैलकुलेट द टोटल शिफ्ट। अब शिफ्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कितना, T1 - 1/μ। अब 3 स्लैब हैं तो बताओ कितनी बार जोड़ दूं इसको, 3 बार। याद आया, जैसे वो 2 लिक्विड होते थे, ये देखिए, पहला है तो 1 1, 2 2, 3 3, खत्म। खुद करिए सॉल्व, वैल्यू पुट करिए, पहली स्लैब की थिकनेस, पहले स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खुद करिए। बताओ कितना आएगा, 5 आ रहा है। टी पहले का 6, μ1 3/2, T2 4, μ2 4/3, T3 10, 4/5, तो 6, 1 - 2/3, 1 - 3/4, 1 - 4/5। सही कर रहा हूँ क्या मैं? 1 में से 2/3 जाएगा तो 1/3, 1/4, 1/5, 4 से 4, 3 से 2, 5 से 10, 5 सेंटीमीटर आ रहा है भाई शिव। एक ही सवाल बहुत जबरदस्त है, इस सवाल को घर जाके 3 बार करना, इसमें भी बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। ये आ गया टोटल शिफ्ट। चलो आगे। अब जो मुझे इमेज दिखेगी वो कहां दिखेगी, ये आ गया आंसर। 5 सेंटीमीटर का क्या होगा, शिफ्ट। अब शिफ्ट कहां होगा, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। प्लीज बोर्ड पे देखना, बताना।
पेन पेंसिल छोड़िए, मैं आराम से इसको 2-3 बार बोलूंगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ऑब्जेक्ट होता है ओ। 10वीं कक्षा वाला बच्चे से पूछो ना, ऑब्जेक्ट क्या है? सर ओ है। इमेज क्या है? सर आई है। उसको यही पता है, ऑब्जेक्ट ओ, इमेज आई। ऐसे नहीं होता ओ आई, होता क्या है वो समझ। ऑब्जेक्ट को कौन परिभाषित करता है? इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रोज बातें बोल, इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंसिडेंट रे का कलर व्हाइट, व्हाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर होगा क्या? ना, कहीं इधर होगा। ये देख, दिस इज ऑब्जेक्ट। यस और नो? सर आपने डॉट क्यों बनाई? क्योंकि स्लैब इनको सीधे जाने ही नहीं देगा। अब आप ओ पे हो, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको कहना चाहता हूं शिफ्ट हो 5 का, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 5 इधर जाऊं या 5 इधर जाऊं। आंसर इज शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बताओ लाइट कहां? आगे, तो शिफ्ट भी। ये देखिए, दिस इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लैब या टूवर्ड्स? अवे। प्लीज अवे टूवर्ड मत याद करना, ये ऑप्शन है। आपको क्या याद करना है? शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट देखो कहां जा रही है? आगे। अब इस कुर्सी को शिफ्ट करना है, कहां करूंगा बताओ? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए, ये शिफ्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। पापा कह रहे बेटा कुर्सी शिफ्ट कर दे, कहां करें? पापा से नहीं पूछें, आशीष सर ने बताया शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। आपके अनुसार शिफ्ट नहीं करूंगी। पापा कहें ग्लास शिफ्ट कर दे, आईपैड दे दे, मोबाइल शिफ्ट कर दे, ये शिफ्ट तो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। बता लाइट कहां जा रही है? आगे, शिफ्ट भी आगे। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक नई चीज और पूछी है, वो पढ़ो बी पार्ट। इफेक्टिव म्यू, इसका तुम क्या मतलब समझती हो? मैंने किसी को नहीं समझाया, कोई अपने हिसाब से मन से बताए, इमेजिनेशन से। इफेक्टिव म्यू, व्हाट इज इफेक्टिव म्यू? हाँ दीदी। देखो आप, बहुत बढ़िया। इफेक्टिव म्यू का मतलब क्या है? मैं तीनों स्लैब को हटाकर एक स्लैब लगाऊं जिसका उतना ही शिफ्ट हो जो ये तीनों एक साथ मिलके कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव म्यू। आपके सामने ही बताया है, ये सब सोचा जा सकता है। आप खुद सोचो ना, इफेक्टिव म्यू। इफेक्टिव मतलब मुझे एक म्यू फाइंड करना है, इन तीनों स्लैब को हटाकर मुझे एक स्लैब लगानी है, वो वही शिफ्ट दे जो तीनों मिलकर देती हैं। कितना दे रही हैं तीनों मिलकर? 5। थोड़ा जोर डालिए, जोर डालेंगे तो चलेगा। मौसमी जूस पीजिए, बादाम खाइए, थोड़ा याद करिए, क्वेश्चन लगाइए, धीरे धीरे चलने लग जाता है। इफेक्टिव म्यू कि सर मैं तीनों को हटाकर एक स्लैब लगा दूं जो वही काम करे जो तीनों मिलकर करती हैं। तो इसका मतलब देखो, मैं इन तीनों की जगह ये मैंने लगाया इक्विवेलेंट, ये सिंबल कहलाता है इक्विवेलेंट। एक होता है बराबर और ये क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट। एक स्लैब लगाई, इसका म्यू मुझे पता नहीं है। हाँ, इसकी थिकनेस पता है। हाँ, थिकनेस तो इसके बराबर ही होगी। इसकी थिकनेस बता कितनी है पूरे की, कंपोजिट की? बता, बता। इस कंपोजिट की 10, 4, 6 कितनी हो गई? 20। और मैं चाहता हूं इसका शिफ्ट कितना आए? 5। प्लीज एक्सप्लेन करिए, बोलिए, टूटा फूटा ही सही। इन तीनों स्लैब को हटाकर एक स्लैब लगा रही हूं, ये अकेली स्लैब की ताकत उतनी ही होनी चाहिए जो ये तीनों मिलके कर रही हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। 10 रुपए के 10 नोट इज नथिंग बट इक्वल टू 100 रुपए का एक नोट। छोटा बच्चा कोई हो, नर्सरी का, 2 साल का, 3 साल का, वो कहेगा बराबर नहीं है।
यहां 10 देकर आप तो मुझे क्या दे रहे हो, 1। पर आप समझदार हो, पूरे भारत में 10 रुपए के 10 नोट से जो सामान खरीदा जा सकता है वो 100 रुपए के एक नोट से खरीद। दीज आर इक्विवेलेंट। छोटा बच्चा कहेगा पागल बना रहे हो, ये तो इतने सारे हैं और ये एक है। बट आप क्या मान रहे हो, ये क्या है, इक्विवेलेंट। आपको ये देकर ये देते हैं, आपको हाँ ठीक है यार, क्या है, सामान तो दोनों से सेम आएगा। ऐसी सोच लानी पड़ेगी, पढ़ पढ़ कर, सोच कर, इमेजिनेशन करके कि हाँ यार ये तीनों मिलकर कितना शिफ्ट कर रही है, 5। मुझे एक ऐसी स्लैब बनानी है जो कितना शिफ्ट करे, 5। तो उसका रोल और इसका रोल दोनों सेम हो जाएगा, यस और नो। इसका 20 कहां से लाया पता चला, 10, 4, 16 और 6, 20। अब बताइए, मुझे फॉर्मूला लगाया शिफ्ट का, बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, बोलो शिफ्ट का फॉर्मूला, T1 - 1 बाय, बताओ शिफ्ट कितना रखूंगा, मुझे 5 ही चाहिए, T 20 म्यू, ये मुझे फाइंड, क्या फील आ रही है क्या, म्यू इफेक्टिव, बताओ कितना आएगा। अच्छा सवाल है, घर जाके आप इसी सवाल को 2-3 बार सोचें, करें, तो आपको मजे आएंगे। इंटरेस्टिंग है चैप्टर, बस थोड़ा आपको 4-5 दिन और मेहनत करनी है। मैं हूं ना साथ में, वापस पढ़ा दूंगा सारा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना 2 बार आपको और समझाने में। पर आपको ये बातें सीखनी चाहिए कि सर ये इफेक्टिव म्यू का क्या मतलब है। देखो उसने, दीदी ने बताया ना आपके सामने, उसने भी सोचा ना, अपन भी सोचेंगे कि तीनों स्लैब हटाकर एक स्लैब लगा दो, वो एक स्लैब उतना ही काम करे जो तीनों मिलके करते हैं। ऐसा एक होता है 10वीं क्लास में, 10वीं क्या 12वीं में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या होता है इक्विवेलेंट, 3 सीरीज में दे रखे होते हैं, आप तीनों हटा के उनकी जगह क्या लगा देते हो, एक। वो एक का वही काम है जो तीनों मिलकर करते हैं, तभी तो उसका नाम क्या है, इक्विवेलेंट। ऐसे सोचना चाहिए। स्टार लगा के रखिए सवाल को, आपको सब चीज अच्छा ये भी लिखना है इसमें, 5 सेंटीमीटर अवे, ये आंसर है, ध्यान देना, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लैब। पर अवे और टूवर्ड्स नहीं रटेंगे, रटेंगे क्या, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इस सवाल को स्टार लगा लो, इससे 3 से 4 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपके। बोलिए क्या बात ओके है क्या, 1 मिनट का रेस्ट करेंगे, गप्पे मारेंगे, पानी पिएंगे, इधर उधर देखेंगे और 2-3 बार बोलेंगे शिफ्ट हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है। इफेक्टिव म्यू का मतलब हमें उतना ही शिफ्ट चाहिए जो तीनों मिलकर करते हैं, जितना टोटल शिफ्ट आया उतना ही शिफ्ट चाहिए। कभी कभार प्रश्न में आपको सीधा पूछेगा म्यू इफेक्टिव, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, शिफ्ट, विदाउट शिफ्ट निकाले आप इफेक्टिव म्यू निकाल ही नहीं सकते। 1 मिनट का ब्रेक, फिर एक बढ़िया बात सिखाता हूं आपको। और एक स्लाइड पीछे कर दूं, क्या ये ठीक है, ठीक, हाँ तो बोल ना, हाँ। फिजिक्स, आप भी ऐसे तो करते, फिजिक्स 3 सब्जेक्ट होने चाहिए नीट में, पहला बायो, दूसरा बायो, तीसरा बायो। फिजिक्स तो नहीं होना चाहिए, फिजिक्स का हमारे काम ही क्या है, फिजिक्स आपको सोचना सिखाता है, आपका दिमाग दौड़ाना सिखाता है। चलो हाँ, कोई डाउट पूछा था, ठंड लग रही है, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। चलो
अब एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्या? इसके कहने से क्या होता है? स्वेटर पहन के आया करो भाई। ऐसे एसी बंद कोई नहीं कहेगा। हाँ, जैकेट पहन के आया करो अपनी। टोपी ओपी मुफलर सब लेके आया करो। वो कह रही नहा के नहीं आते सर, क्या करें? ऐसे फालतू मजाक नहीं करें भाई। चलो, अब ये कुछ नया सवाल और कुछ बढ़िया, इंटरेस्टिंग। एम्स में आया हुआ है सवाल। अब ये सवाल थोड़ा सा यूं दमदार है, थोड़ी सी बातें समझने वाली हैं। चलो, अब प्लीज समझना। कैलकुलेट द शिफ्ट। आपने तो वैसे ही लिख दिया इसका, यहाँ रटा हुआ फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, तो हमारे तो वैसे ही हौसले पस्त हो गए। रटा हुआ क्यों नहीं लग रहा, इस बात को समझना। एनसीईआरटी ने जो फॉर्मूला डिराइव किया या जो मैंने आपको पढ़ाया, प्लीज देखें। आजू बाजू एयर, स्लैब का डिराइव कराया, ऊपर भी एयर नीचे भी एयर, एयर एयर, उधर भी एयर इधर भी एयर, एयर एयर दोनों तरफ। परंतु यहाँ एयर नहीं है, ग्लिसरीन है। आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता। पहला आपको सही कॉन्सेप्ट पता हो कि शिफ्ट का जो स्लैब का फॉर्मूला है वो उन्हीं परिस्थितियों में डिराइव किया गया है जब स्लैब के सराउंडिंग में एयर होता है। यहां स्लैब के सराउंडिंग में एयर नहीं है। कैसे होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूं, ये फॉर्मूला तो नहीं लगाऊंगा। क्योंकि ये फॉर्मूला तो सर आपने एयर के लिए डिराइव किया है, जबकि आजू बाजू तो एयर नहीं है। क्या आपके बात ये समझ में आती है क्या? अब क्या करें, या तो सवाल छोड़ दें या कुछ जुगाड़ लगाकर काम कर लें। सर एक तो और दिक्कत है, सर यहाँ स्पीड स्पीड दी है यार, स्पीड क्या है? मुझे तो म्यू चाहिए। तो क्या स्पीड से म्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, उसमें क्या है, म्यू बराबर सी बाय सी, 3 × 10⁸ V, 9/4 इंटू
ये कटा, ये म्यू आ गया कितना 4/3, यहाँ का म्यू आ गया 4/3। अच्छा, ये भी अच्छा अंदाज है। कभी वो म्यू ना देकर क्या दे देता है स्पीड, तो अपन को आना चाहिए। ये देखो क्वाड्स में क्या दे दी स्पीड, तो मैं क्या क्वाड्स का म्यू निकाल सकता हूं, म्यू बराबर c/v। तो c होता है 3 × 10⁸। ये छोटी छोटी बातें सीखिए कि कभी भी स्पीड दे दी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं म्यू निकाल सकते हैं। ये आ गया म्यू। पर सर इससे फायदा क्या, लड़ाई तो अपनी भी अभी भी वो बनी हुई है, आजू बाजू तो एयर होनी चाहिए। अब है जादू, उस जादू को देखिएगा, पेन पेंसिल छोड़िएगा। मैं क्या कर रहा हूं, सब तरफ, सब तरफ 4/3 से डिवाइड कर रहा हूं। 4/3 था, एक एडिशनल 4/3 से क्या कर दिया डिवाइड। इसका कितना था बताइए 3/2, एडिशनल 4/3 से क्या कर दिया डिवाइड। यहां 4/3 तो था ही, एडिशनल 4/3 से क्या कर दिया डिवाइड। सभी तरफ, सभी तरफ 4/3 से डिवाइड। एनीवन जो गैस कर सकता है ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, ये देखिए यहां क्या बन गया 1 एयर, यहां क्या बन गया एयर। और एयर बनते ही आपने फॉर्मूला लगा सकते हो। बट अब इससे स्लैब का भी म्यू चेंज हो गया। अब स्लैब का म्यू 3/2 नहीं रहा, क्या हो गया बताइए 9/8। मैं वापस समझाता हूं इसको अच्छे से चित्र में। आइए वापस देखिए प्लीज, यहां म्यू 1, यहां म्यू 2, यहां म्यू 2। ठीक है साहब, पहला प्रश्न, क्या यहां रटा हुआ फॉर्मूला लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता, सराउंडिंग में एयर नहीं है। तो जादू कैसे करें, जादू कैसे करें, सराउंडिंग को क्या बना दें एयर। बता किससे डिवाइड कर दूं म्यू 2, बता किससे डिवाइड कर दूं, बता किससे डिवाइड कर दूं, बता ये क्या बन गया, बता ये क्या बन गया। बट अब स्लैब का चेंज हो गया, स्लैब का म्यू 1 रहा या म्यू 1/म्यू 2। तो शिफ्ट का फॉर्मूला बता T1 - 1/म्यू, पर ये म्यू कितना रखेंगे, म्यू रखेंगे म्यू 1/म्यू 2। बता क्या ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है क्या। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, इनको मत रटिए, सिर्फ तरीका समझिए। आजू बाजू एयर होना चाहिए, नहीं है तो उसको बनाओ, कैसे बनाओ डिवाइड कर दो। और अब स्लैब का म्यू 1 रहा या म्यू 1/म्यू 2 हो गया। अब स्लैब का म्यू 1 नहीं रहा, क्या बन गया म्यू 1/म्यू 2। देख मैंने वो यूज किया है, यस और नो, नोट करिए, वापस समझाता हूं। आंसर बताओ कितना आएगा, शिफ्ट बराबर T1 - 1/म्यू, T1 - म्यू कितना रखूंगा 9/8, तो 10, 1 - 8/9, 10/9 आना चाहिए भाई। देखो तो आंसर, अच्छा सवाल है, एम्स में आया हुआ है। 2 मिनट रुकूंगा, आपको 2 बार और समझाने का प्रयास करूंगा अच्छे से, खुश मन से। और बोलो थोड़ा, उसको इलेबोरेट करो। बस मैं तो ये चाहता हूँ फिजिक्स बोलें, गलत भी बोलें, 5 दिन गलत बोलेंगे, 10 सेंटेंस गलत आएंगे, फिर आपके भी सेंटेंस अच्छे हो जाएंगे। कि शिफ्ट का फॉर्मूला केवल तभी लगता है जब आजू बाजू एयर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आजू बाजू एयर नहीं है तो जादू करके उसको एयर बना दो। जादू कैसे किया जाए, सब तरफ हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया म्यू से, ताकि आजू बाजू क्या बन गई एयर। और सोचो, कभी कभार म्यू नहीं दे रखा होता है तो उस मीडियम में स्पीड दे देता है, स्पीड देने से भी हम उस मीडियम का क्या निकाल सकते हैं म्यू। इतनी बातें सीखो।
बोलिए डन है क्या? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या? जल्दी आओ। आज आपको 8-10 सवाल दूंगा, करके लाना। 100 सवाल तक करना है आपको रोज, कोई छुट्टी मत करना। बस एक बार 100 सवाल का आंकड़ा निकल जाएगा ना, फिर अपने ऑप्टिक्स धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, 3 दिन बाद फिर रात को 1 घंटा पढ़ाऊंगा यही चीज फिर से। मुझे कोई टेंशन नहीं है 4 बार और समझाने में। बस एक बार डर हटा के फेंकना है कि नहीं सर मैं कर सकती हूँ फिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। हम खड़े हैं ना साथ में। एक बार बस हमें चैप्टर में घुस जाना है कि नहीं यार, यस आई कैन डू, फिर तो हो जाएगा। चलो फाइनल आगे बढ़े क्या? ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। पहले ये वाला चित्र बनाना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ये म्यू 1 था, इधर म्यू 2 था, और उसके बाद ये करना, तब समझ में आएगा। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। पहले ये बनाना, कोने वाला चित्र बनाना, फिर पता चलेगा हमने पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दिया, म्यू 2 से। ऐसा क्यों किया, कोई बताएगा इस जादू का कारण? ऐसा जादू टोना क्यों किया? आजू बाजू क्या बनाना था, एयर। सही है। हम नीचे लिखें कॉन्सेप्ट। बराबर आओ, कॉन्सेप्ट। अब ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पर एक बार और सिखाता हूं। और ये जितना आपके दिमाग में रहेगा उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखें, और कई बच्चों को तो अब याद भी हो गया है। जैसे मछली है डी पर, बताओ दिखती कहां है, डी/म्यू। क्या याद हो गया होगा ये? दिस इज फिश, दिस इज इमेज ऑफ फिश। जबकि जबकि चिड़िया एच पर होती है, पर दिखती म्यू एच पर। दिस इज बर्ड एंड दिस इज इमेज ऑफ। ये एकदम दिलो दिमाग पे बैठ जाना चाहिए। पानी में डूबी हुई मछली डी पर होती है, दिखती डी/म्यू पर है। हवा की चिड़िया एच पे नहीं, म्यू एच पे दिखती है। अब जैसे एक सवाल मैं आपको बताता हूं, आप देखना, और इससे काफी सारी बातें समझ में आती हैं। ये चिड़िया 8 पर, ये मछली 6 पर, ये दे रखा है 4/3। अब आपको कहा गया है चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। अब प्लीज पैनिक मत होइए। पहले तो आप ये बोलिए
चिड़िया को मछली दिखती ही नहीं है, मछली की पहले तो ये आपको सेट हो जाना चाहिए। मैंने कम से कम 25 बार ये बात बोल दी कि चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखा, मछली की क्या दिखी। तो आपको खुद के अंदर से कॉल आना चाहिए, अरे पहले तो मुझे मछली की क्या बनानी पड़ेगी, इमेज। फिर आपको एक वाक्य याद आना चाहिए, मछली अगर डी गहराई पर होती है तो मछली की इमेज डी बाय म्यू पर बनती है। यहां मछली कितने पर है, 6 पर। यहां मछली 6 पर है। डॉट 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 डॉट, ये कौन बनी, मछली की इमेज। पता ये दूरी कितनी होगी, डी बाय म्यू। यहां डी 6 है, म्यू 4/3 है, तो 3/4 इंटू 6, 6×3 = 18, 18/4, 9/2, 4.5 सेंटीमीटर। यस और नो। अब बता, चिड़िया को मछली कहां दिखेगी, चिड़िया खुद 8 पर है, मछली की इमेज कहां है, 4.5 पर। तो बता कहां आंसर क्या आएगा, 8 प्लस 4.5 बोले तो 12.5 पे मछली दिखाई देगी। अरे कहां दिखाई देगी, 4.5 तो सरफेस से है, चिड़िया खुद कितना ऊपर है, 8। आपको भी सर आपने यहाँ म्यू एच क्यों नहीं लिया, मछली को थोड़ा देखना है, देखना किसको है, चिड़िया को। आप इस सेंटेंस को पकड़ो, प्रश्न क्या है, चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। तुरंत पहला आंसर आना चाहिए, चिड़िया को तो मछली दिखती ही नहीं है, मछली की इमेज। तुरंत मछली की इमेज बनाई। अब चिड़िया को मछली की इमेज दिखाई देगी, चिड़िया और मछली की इमेज के बीच की दूरी 8 प्लस 4.5, आंसर आ गया 12.5। यस और नो। और बताता हूं आपको, देखना, फील करिए, पढ़ेंगे, सब संभव है, सब आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कर लेते हैं बच्चे। जैसे अब चिड़िया, आपकी जो मछली है वो ऊपर जा रही है, डाइव कर रही है ऐसे सीधा ऊपर टक, और ये चिड़िया नीचे आ रही है। टेंशन नहीं लेनी। चलो क्वेश्चन, चिड़िया को मछली कितने से आती हुई दिख रही है, 8 से। 8 से कैसे, 8 से तुम्हें बार बार बोलना चाहिए, चिड़िया को मछली नहीं दिखती, मछली की तो मछली की स्पीड नहीं दिखेगी, मछली की इमेज की स्पीड दिखेगी। तो देख यहां ये मैंने क्या बनाया, मछली की इमेज। अब मछली की इमेज की क्या बनाऊंगा, स्पीड। सर ये कहां से लाओगे, सेम, ये दूरियां हैं, दूरियों को समय से डिवाइड कर देते तो क्या बन जाती है, स्पीड। जो हाल दूरी का हो रहा है वही हाल स्पीड का होगा। दूरी बताइए क्या हो गई, म्यू से डिवाइड, तो स्पीड भी म्यू से डिवाइड हो जाएगी। तो बता 8 नहीं, 8/म्यू, 8/म्यू बोले तो 4/3, 6। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इमेज ऑफ फिश कितना, 8 या 6, इमेज ऑफ फिश 6। कठिन हो रहा है, आइए जबरदस्ती तुम हाँ बोल देते हो, वापिस देखो, देखो आराम से तसल्ली से। अब मुझे बताना क्या क्या ओके है। ये कौन बता, फिश पक्का, वेलोसिटी दिख रही है 8। पहले तो ये वाक्य बोलो, अगर फिश डी पर है तो दिखती कहां है, क्या तुम इसमें ओके हो। ये है दूरियों के हाल। अब मुझे चाहिए स्पीड के हाल। दूरी अगर म्यू से डिवाइड हो रही है तो स्पीड भी म्यू से डिवाइड होगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हो रहा है दूरी बटे समय। तो बताओ स्पीड भी किससे डिवाइड होगी, म्यू से। ये 8/म्यू, ये आ गई स्पीड 6, किसकी, किसकी, इमेज की। क्या बात क्लियर हो रही है, खत्म। आपसे पूछेगा इमेज ऑफ फिश बताओ कितना, 6। आपसे एक और पूछ ले, अब थोड़ी 11वीं क्लास लगा देता हूं, स्पीड ऑफ इमेज ऑफ फिश रिलेटिव टू वर्ड, रिलेटिव टू वर्ड। अब आपको रिलेटिव स्पीड याद हो तो कैसे लिखते थे,
वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, फॉर्मूला याद हो किसी को, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। सर ये आप कौन से शब्द बोल रहे हो, मैं नहीं समझ में आ रहे। मैं आपको 11वीं क्लास में ले चलता हूँ। अनुराग गर्ग सर, आयुष गौतम सर, और किसने पढ़ा है 11वीं आपको, RSB सर, VAB, VAB को खोलते हैं, VA माइनस VB, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू B, VA माइनस VB, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। इमेज ऑफ फिश बताओ, 6 नहीं 6J, पूछो 6J क्यों, ऊपर की तरफ जा रही है 6J। बर्ड बताओ, बर्ड की -6J, प्लीज ध्यान दीजिए, -6J क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर होता है +J, नीचे होता है -J, तो 6J + 6J 12J। सवाल नीट में कभी नहीं आया, एम्स में कभी नहीं आया है, जेई मेन में एक बार आया हुआ है, इसलिए करा रहा हूं। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जब आप ऑप्टिक्स सीख रहे हो, आपको हर तरह का सवाल करना आना चाहिए। ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता कि ये अभी तक नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, ऐसी अप्रोच नहीं पढ़ी जाती। अभी तक जो क्वेश्चन आया बस वही वही करके देख लो, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। पढ़ा ऐसे जाता है कि हमें सब तरह की चीजें, सब तरह का कंटेंट आना चाहिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूं, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है पता है, आपने डेफिनेशन कभी इंपॉर्टेंट की समझी नहीं। आपके लिए पता है इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको समझ में नहीं आता, जो आपसे 2 बार में नहीं होता, उसको आप कोने में स्टार लगा देते हो, जबकि स्टार की डेफिनेशन ही नहीं है। पता है स्टार की डेफिनेशन क्या है, जिसकी परीक्षा में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, 2-3 बार तुम घर जाके इसको स्टार लगा दोगे, जबकि देखो गुप्ता सर क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लिख के काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं कोई बताएगा, आज तक ही नहीं आया, तो आने की संभावना लीस्ट है या बहुत ज्यादा है, लीस्ट है। यस और नो, आइए लिखिए, बताइए, जो हाल दूरियों के होंगे वही हाल, बता दूरी D है या D/μ, और चिड़िया H है तो μH। चिड़िया ने अपने जीवन में कभी मछली की इमेज को देखा। जल्दी से आ जाओ, घर जाके पढ़ो, अच्छा लगेगा। तुरंत डाउट मत पूछो, पहले इसको लिखो, घर जाके पढ़ो। सर मैं तो क्या करती हूँ, क्लास के तुरंत बाद बाहर आके आती हूँ। सर ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसको घर जाके क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। होमवर्क देखें, दो तो ELP, आज ज्यादा सवाल नहीं दूंगा क्योंकि आज आपको पढ़ना है। ELP नंबर 2, ELP नंबर 2, सवाल नंबर 11वां और सवाल नंबर 13वां। 11 और 13 कितने हो गए, 2 मॉड्यूल। लिखें एक्सरसाइज 1 सवाल नंबर 33, 34, 35, 36। एक्सरसाइज 1 के 33, 34, 35 और 36। एक्सरसाइज नंबर 3 पे आओ, नहीं 4 पे आओ। एक्सरसाइज नंबर 4 सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23। उसके बाद सवाल नंबर 14, 14। ठीक है, ज्यादा आज होमवर्क नहीं है, इतना सही है, इसको अच्छे से ईमानदारी से करके आएंगे।
कल वापस समझाऊंगा एक लेक्चर, ये स्लैब के सवाल और कराऊंगा कल। आज पढ़ के आओगे तो कल थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या? जल्दी से लिख लो, फिर एक बच्ची नेक्स्ट स्लाइड लगा देना। आज कितना होमवर्क मिले? देखो 6 मिले, 8 हैं। 8 8 करके ले आओगे ना पक्का? ठीक है।